Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news, but do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। शनिवार के दिन हमारे कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ आपको भी सीधा किया जाता है शामिल। हमसे आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ख्याल रखिएगा, हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Asian Infra Investment Bank hails Prime Minister Narendra Modi's leadership for India's infrastructure push. In the US markets, Nasdaq ends above 16,000 mark for the first time, and global crude oil prices decline for the fourth straight week, a first since March last year. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। अमेरिकी शेयर बाजार में लिवाली तेज, नेस्डेक सूचकांक पहली बार 16,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले साल मार्च के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमत लगातार चौथे दिन कम हुई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष और प्रमुख निवेश अधिकारी डॉक्टर DJ पांडियन ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विशाल निवेश की आवश्यकता है। डॉक्टर पांडियन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में $2 ट्रिलियन से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ, जिनसे बड़े स्तर के बदलाव संभव होंगे। डॉक्टर पांडियन ने कहा कि AIIB भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के साथ मिलकर पूरे देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को पूरी करने में AIIB पूरा सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि AIIB ने भारत के लिए $6 अरब 80 करोड़ से अधिक लागत वाली 29 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। भारत इस बैंक से लाभ उठाने वाला सबसे बड़ा भागीदार है। ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए सबसे अधिक वित्त उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा $5 अरब लागत वाली 27 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। हमारे साथ इस दौरान कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। We have Rinki Tiwari from Balrampur with us. Rinki, we welcome you. जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, नमस्कार जी। आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी नमस्कार सर। मेरा हेलो, आप लाइन पर हैं, सवाल पूछें। जी सर, बिल्कुल सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे हम कहते हैं कि जब इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो शेयर बाजार है उसने इतना उछाल मार दिया, जो दिल्ली का निफ्टी है उन्होंने इतना उछाल मार दिया। सर शेयर बाजार होता क्या है, किसे हम कहते हैं? जी
बड़ा एक हम अंग्रेजी में बोलते हैं नाइव सवाल है, पर बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी जो नया व्यक्ति है उसको ये जानना जरूरी है, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्टीज का प्रोग्राम है, वहां के लिए बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखिए, जब कंपनीज अपने शेयर्स होते हैं, जब वो शेयर्स कंपनी के एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, वहां पर उनकी खरीद बेच होती है इनकी, और कोई खरीदता है कोई बेचता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, जब लोग बेचते हैं तो उसकी गिरने लग जाती है, तो आप उसमें निवेश करते हैं, आप उसमें ट्रेड करते हैं। अब ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि बाकी का कार्यक्रम अगर हम इसी पे करते रहे तो भी कम पड़ेगा, पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप आगे आप रेगुलर पूछती रहती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर बार पूछिए, तो हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि शेयर बाजार, और गहराई में जाके बताएंगे कि क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, कंपनीज के ट्रेड शेयर्स को ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म शेयर बाजार होता है। जी, आइए आगे बढ़ें, चलें ठाणे। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर हमारे नियमित श्रोता गुरुनाथ जी, स्वागत, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, अभी जो मार्केट में नए नए जो आईपीओ आते हैं जी सर, इन्वेस्टर भी उनमें इन्वेस्ट तो करते हैं जी। अभी कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए तो पूंजी जुटाना तो जरूरी है, लेकिन सर ये जो नए नए आईपीओ आ रहे हैं वो सक्सेस भी हो रहे हैं, लोग कुछ आंख बंद करे भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। सर आगे जाके इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी सेबी सर, ये इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठा रही है सर? थैंक यू। देखिए गुरुनाथ जी, जो आईपीओ आ रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्यादातर सक्सेसफुल हो रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि 100% हम सक्सेस रेट सबको दे सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ आईपीओ अपनी जो उनका प्राइस बैंड होता है उससे नीचे भी ओपन होते हैं। अभी हाल में हमने देखा पेटीएम का आईपीओ था, वो नीचे खुला, और भी पीछे रहे हैं। और सेबी का जहां तक रोल है गुरुनाथ जी, सेबी जो है, जो बुक बिल्डिंग मेथड होता है, जिसके माध्यम से मर्चेंट बैंकर्स आईपीओ को लेके आते हैं प्रमोटर्स के बिहाफ पे, तो सेबी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, आपने सुना होगा जरूर आईपीओ की भाषा में। उस प्रोस्पेक्टस को सेबी अप्रूव करता है। जो प्राइस बैंड मर्चेंट बैंकर्स बना के देते हैं बुक बिल्डिंग मेथड से, वो भी सेबी से वेट कराना पड़ता है, उसको अप्रूव कराना पड़ता है कि किस आधार पर आपने ये कीमत रखी गई है। अब देखिए, अब सेबी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि आईपीओ जो है वो नीचे लिस्ट होगा प्राइस से, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट का उस दिन सेंटीमेंट कैसा है। मान लीजिए मार्केट उस दिन बहुत डाउन है, तो बहुत अच्छा आईपीओ भी अपनी कीमत पर प्रीमियम नहीं दे पाता है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम मीडियम से लंबी अवधि में, तो इन सभी आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो अपने अपने फंडामेंटल्स पे जाके सेटल हो जाते हैं। आरबीआई सेबी की जिम्मेवारी तभी तक रहती है जब तक आईपीओ आता है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है, पहली जिम्मेवारी। दूसरी जिम्मेवारी, जब वो शेयर्स ट्रेड होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि स्टॉक एक्सचेंजेस सारे के सारे सेबी को आंसरेबल है, तो उसके बाद तो स्टॉक एक्सचेंज खुद उसको मॉनिटर करता है, उसके बाद सेबी भी मॉनिटर करता है। तो सेबी का कुल मिला के हम देखें, मैं आपका बहुत संक्षिप्त में जवाब देता तो शायद ऐसे देता कि सेबी की पूरी नजर रहती है ऐसी किसी गतिविधि पर जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, इन्वेस्टर को हानि पहुंचाए। जी। From Delhi, we are now joined in by Harish Gupta. We welcome you, Harish. हाँ सर, गुड इवनिंग सर। व्हाट इज CAGR and how it is calculated? What is CAGR? Compounded Annual Growth Rate. Harish Gupta, to answer your question straight, this compounded annual growth rate. This is the rate which is, if you understand compounding means जब आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन रिटर्न भी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का निवेश किए, आपको 5 रुपए उसका ब्याज मिला, तो अगले साल आपका 105 रुपए निवेश माना जाएगा, फिर अगले साल उस 105 पे जो ब्याज मिलेगा वो माना जाएगा। इसको हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। इसको कई जगह प्रयोग किया जाता है, इसको कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है जिसके लिए हम CAGR का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं ये कुछ आर्थिक पैमाने, इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर ऑल्सो देयर where we use CAGR. So CAGR is a very general term, but if you understand it fundamentally, that it is compounded annual growth rate. Annual growth rate को जब हम compounded लेते हैं, मतलब उस पे जो रिटर्न आ रहा होता है उसको भी ले लेते हैं,
So that becomes compounded annual. So next time I hope, Harish, when you hear CAGR, you will be able to understand it much better. आइए चले मुंबई, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर पी लाल। स्वागत है आपका लाल साहब, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता। नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार, नमस्कार लाल साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि अभी ये सोशल एक्सचेंज का कुछ ये प्रावधान है कि सामाजिक संस्था भी कैपिटल मार्केट में आके अपने कार्य के लिए पैसे कैपिटल उगा सकती है, तो ये एक्सचेंज कैसे कार्य करेगा? अभी ये अर्ली डिस्कशन स्टेज पे है, इसके बारे में चर्चा हुई थी, पीछे सुनने में भी आया था कि जो एनजीओज हैं या जो सोशल संस्थाएं हैं, जब उनको पैसा अपना, क्योंकि विदेश से आने वाला जो पैसा है उस पे FCNR में आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर काफी रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो एनजीओज हैं उन्होंने ये सरकार पे उठाया था कि भाई हमको जब पैसा जनरेट करना होता है, अगर हम विदेश से नहीं मंगा सकते तो हमको लोकली पैसा जनरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जैसे कंपनीज को मिलता है। तो अभी इस पे चर्चा हुई थी, चर्चा चल रही है। अभी फिलहाल लाल साहब इस पे कोई ऐसा आगे, मुझे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, फिलहाल नहीं नजर आ रही है। पर हाँ, आने वाले समय में ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि जो सोशल संस्थाएं हैं वो भी चाहेंगी। पर उसमें दिक्कत ये आएगी जब उसको आप एक्सचेंज पे लाएंगे, तो एक्सचेंज एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, यहीं पर आके गाड़ी अटकती है, और सोशल जो है वो उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये आपस में क्लैश होता है। मुझे लगता है उसी को देख के चिंतन मनन और पूरा उसमें थॉट प्रोसेस चल रहा है। जब इस पे आपको कहीं मामला सुलझता दिखेगा तो आप जरूर इसको देखेंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई मुझे सोशल एक्सचेंज बाजार में दिखाई नहीं देता। Bharat Bhushan from Delhi joins us now. Bharat, we welcome you. हाँ सर, मार्केट बंदर टीम को नमस्कार जी, और शरद सर को भी नमस्कार है। नमस्कार भारत भूषण जी। सर, आप हमारे लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह हो, बड़े अच्छे सरल भाषा में आप जवाब देते हो सर। गूगल भी शायद इतना जल्दी जवाब नहीं दे पाए। और सर, मेरा प्रश्न ये है सर। हाँ बोले आप जी। सर, पिछले जून से लेके अक्टूबर तक के, नवंबर के दौरान एथेनॉल के जो दाम है उनमें तकरीबन अगर मैं गलत नहीं तो 40% की वृद्धि हुई है। 45 रुपए से 63 रुपए प्रति लीटर हो गया है एथेनॉल की प्राइस, ठीक है सर। उसके मुकाबले में सर चीनी कंपनी, जो शुगर सेक्टर की जो कंपनी है, उनके उसमें प्राइस में आप ट्रेंड नहीं आया सर, ऐसा क्यों? और दूसरे जीडीपी के बारे में सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि जीडीपी का पैमाना क्या होता है? रिजर्व बैंक अपने हिसाब से जीडीपी करती है, वर्ल्ड बैंक हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए बता रहा हूँ सर, जीडीपी अपनी करती है, और जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी जीडीपी को इस तरह से वो करती है। क्या पैमाना क्या होता है सर? धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी हौसला अफजाई का पहले तो शुक्रिया। हार्वर्ड आपने नाम लिया तो मैं हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे अपना कॉलेज आपने याद दिला दिया, आज मेरी याद पुरानी ताजा कर दी। आपने पूछा एथेनॉल का। देखिए, एथेनॉल अब ब्लेंडिंग के लिए अब फ्यूल में यूज हो रहा है, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, शुगर कंपनीज का एक बाई प्रोडक्ट है और बहुत चर्चा में है पीछे कुछ समय से, क्योंकि जो वातावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चिंता हो रही थी, उसमें एथेनॉल काफी हद तक, कुछ हद तक हमें रिलीफ पहुंचा सकता है। कीमतों के रेगुलेशन में भी कुछ हद तक हमको रिलीफ पहुंचा सकता है। उसकी मिक्सिंग जो पेट्रोल में हो रही है, या उस पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उन सब पे चर्चा चल रही है। तो शुगर कंपनीज को इसका लाभ हो रहा है अपना। अगर आपने शुगर कंपनीज के शेयर्स देखे हो भारत भूषण जी पिछले एक साल में, तो उसमें जो इजाफा हुआ है उनकी प्राइसेस में, जितनी भी शुगर कंपनी, यहाँ मैं नाम नहीं लेता, मेरे को सारे नाम याद है, पर यहाँ पर हम नाम नहीं लेते हैं, उनमें सब में उनकी कीमतों में इजाफा होता रहता है। और जो एथेनॉल का प्रचलन बढ़ेगा, सरकार उसको और मान्यता देगी, बढ़ावा देगी, आप देखेंगे शुगर कंपनीज के बॉटम लाइन्स में फर्क पड़ेगा। शुगर का इससे कोई लेना देना नहीं है, शुगर एक अलग प्रोडक्ट है और एथेनॉल एक अलग। हालांकि शुगर की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं, यूरोप में आप देखें, और उसकी मांग बढ़ी है, तो वहां पर भी आपको बॉटम लाइन्स इंप्रूव होती दिखी है। दूसरा, आपने जीडीपी का पूछा। देखिए, जीडीपी कैलकुलेट करने का जो भारत सरकार का जो पैमाना होता है वो एक ही होता है। उसी पैमाने को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान्यताएं देती है। ऐसा नहीं होता कि भारत सरकार जीडीपी कुछ कैलकुलेट कर रही है, रिजर्व बैंक कुछ कैलकुलेट कर रही है और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ उनके पैरामीटर्स होते हैं जिसपे वो उसको मॉडरेट करते हैं, जैसे करंट प्राइसेस पे ले, हिस्टोरिकल प्राइसेस पे ले, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, वहां अंतर आ सकता है, वो सैद्धांतिक है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वेरिएबल्स के आधार पर जीडीपी आपको अलग अलग दिखाई दे। तो आप जब जीडीपी के नंबर जब भी भारत भूषण जी सुनेंगे,
तो आप उसमें आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि यही जीडीपी के नंबर सभी जगह सभी संस्थाएं इसका प्रयोग करती है। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं JS सलूजा। स्वागत है सलूजा साहब, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू कोहली जी एंड द टीम। माय क्वेश्चन टू कोहली जी, since he is a technical expert, is that where should we keep the stop loss? Should it be at the lowest yesterday's rate or any other percentage? Please tell elaborate way. Thank you, sir. सलूजा साहब, दिस इज पहले हम बोलते थे $1 million क्वेश्चन, $1 million पुरानी बात हो गई, इट्स $1 billion क्वेश्चन। And I think every person who plays in the market, whether an investor or a trader, is always confused about what is the SL limit, kahan par lagana chahiye, because here's the dilemma. The dilemma is that if you place it too low, if it is too deep, you end up suffering too much of a loss, and the stock suddenly dips, and you get nervous because your stop loss is too far down. If you keep it too shallow, then what happens, because stock prices fluctuate and suddenly it quickly gets triggered. So you end up regretting later that stop loss got triggered, but end of the day the stock made profit. I think this is where your doubt is coming from. So therefore there is no standard norm on where the stop loss, but on the basis of technical analysis, there is something, Saluja Sahab, called a support price. So if you study the charts, the technical charts, there are various patterns. There is a rising channel pattern, there is head and shoulder pattern, there is inverted head and shoulders pattern. If you look at those patterns, you will find, although that is the job of technical experts and technical analysis gives you the outcome of that, but if you see the support level, so I think stop loss should be fixed at the nearest support level ideally. But having said that, Saluja Saab, I'll give you a disclaimer here, because in different market situations, when the market is very volatile, even a deep stop loss can get triggered. And when the market is not so volatile, even a shallow stop loss. But normally when a stock is catching momentum upwards or downwards, you can safely keep a shallow stop loss. But you will have to change your strategy from situation to situation, day to day. Volatility index would have to be seen. Market sentiment would have to be seen. So therefore, there is no standard stop loss principle to answer your question in a single sentence. Saluja साहब, आइए चलें भोपाल से हमारे साथ हैं जो श्रोता थे, वो लगता है कि अपना धैर्य छोड़ बैठे। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाइए। The Nasdaq Composite Index closed above the 16,000 mark for the first time yesterday in its second straight record finish, while the Dow succumbed to its fourth losing session in the last 5. The S&P 500 lost 6 points to end at 4,698 points. The Nasdaq Composite gained 65 points to 16,058. The Dow Jones Industrial Average fell 269 points to 35,602. Both the Nasdaq and the S&P 500 index scored a winning week after last week's declines snapped a 5-week run of fresh highs. Markets declined due to weakness in banking, energy and airline stocks amid fears of new lockdowns in Europe to curb a resurgence of COVID-19 cases. Banking stocks fell, tracking a drop in treasury yields as investors snapped up safe haven bonds. Financials was among the worst performing S&P sector. Major oil firms dropped as crude prices fell on renewed concerns over European demand, making the S&P energy sector the worst performer amongst its peers. दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शंकर आ जुड़े हैं। स्वागत आपका शंकर जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं शंकर, सवाल पूछिए। मैं शंकर है, पंकज जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर। एक छोटे से इन्वेस्टर के लिए तो बहुत बड़ा फॉर्म है, क्योंकि इंडिया में और कहीं फॉर्म नहीं है जहाँ आप अपना एड्रेस कर सकें। जी, हम लोगों की हालत ट्राइबल से भी बुरी है। सच्चाई ये है, हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया डेवलप कंट्री होने वाला है, डेवलपिंग कंट्री। जी, सवाल पूछें पंकज जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो आपके फादर्स वगैरह इनहेरिटेंस में जो शेयर्स वगैरह होते हैं, पीछे कुछ आया था कि इसको स्पीड अप करा जाए, उनमें इतना टाइम लगता है क्लेम करने के लिए, डेट नहीं मिलती, और जो प्रॉपर्टी आपकी फैमिली की है, आपके फादर मदर्स की है, वो डेथ हो गया उनको क्लेम करने के लिए आदमी की एड़ियां फट जाती हैं, मतलब ये आदमी रोने लायक होता है। जी
जी, पंकज जी का सवाल मुझे समझ आ गया है, तो शायद पूरा नहीं कर पाए, पर उसका जो तथ्य है मुझे समझ आ गया। मैं जवाब, देखिए वो इसलिए किया जाता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब इनहेरिट की जाती है तो वहां पर फॉल्स क्लेम्स हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी के पिताजी की मृत्यु हुई और उनके एक माता जी और एक बेटे थे, यहाँ पर उन्होंने अपना क्लेम कर दिया। उनके एक और बेटे भी थे जो विदेश में रहते थे और आपस में उनकी कुछ फैमिली में बनती नहीं होगी, उन्होंने जाके कोर्ट से क्लेम कर लिया। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। अब जब वो बेटे साहब लौटे विदेश से, उनको पता लगा कि साहब प्रॉपर्टी तो जो है वो बाकी वारिसों ने बांट ली। तो कोर्ट ने, देखिए, ऐसा नियम बनाया हुआ कि या तो आप विल लिखें, अगर जो भी हमारी सबको सलाह रहती है एज ए लॉयर कि आप हमेशा अपनी विल लिख के रखें। इसको इंटेस्टेट डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना विल लिखे। अगर विल नहीं लिखी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना होता है। और अब पंकज जी, अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। मुझे नहीं पता आपको कहाँ एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। जनरली कोर्ट्स ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भी आते हुए देख रहे हैं, और बहुत जल्दी एक बार सक्सेशन सर्टिफिकेट आ गया, उसमें वारिसों के नाम लिखे जाते हैं, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करा जाता है, और उसमें हो जाए कि जब कोई संसार से जाता है तो पीछे जो लोग बचते हैं अपने, उनको कुछ न कुछ समस्या तो आती ही आती है, पर उसके लिए हर जगह हल है। आपको कोई दिक्कत होती है, कोई विशेष परिस्थिति है, आप हमसे पूछिए, हम आपको उसका हल आगे जरूर बताएंगे। जनरली मैंने आपको बता दिया। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जसवंत जी, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, ऐसा है जी, जैसे कहते हैं कि ये जो गिफ्ट जो है क्लोज रिलेटिव बहन भाई से जितना मर्जी ले लो जी, तो उसको टैक्स नहीं लगता। तो जो सपोज जरा कैश गिफ्ट लेना हो तो कैश की कुछ सीमा है क्या? जी जसवंत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिश्तेदारों से जो गिफ्ट होता है, माप होता है, भाई बहन नहीं, ग्राम माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाभी, साला सलग वगैरह वगैरह, नाना नानी, बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर 56 सेक्शन 56(2) होता है इनकम टैक्स में, जहां पर ये एग्जेम्पशन दी हुई है। पर कैश गिफ्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है। आप 20,000 रुपए से ऊपर कैश गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, वो मान्य, क्योंकि वहां पर 20,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्करेज किए जाते हैं। तो आप मन में 20,000 रुपए की एक सीमा लेके चलिए। और जसवंत जी को गिफ्ट देना चाह रहा है तो अपना बैंक अकाउंट, आपके तो बैंक अकाउंट जरूर होंगे, बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, उनको भी बैंक अकाउंट से दें। बाकी 20,000 रुपए तक का आप कैश गिफ्ट किसी से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। Javed now joins us from Siliguri. We welcome you, Javed. Good evening, sir. Good evening. Please ask your question. Sir, I have two questions to colleague, sir. First question is, sir, it may be any problem, sir, shifted to ITR 1 to ITR 3 return filing. And the second question is, sir, suppose that I earn short-term capital gain 12,000 in during the year. Okay. Yeah. It may be any return filing, the return in the filing. Okay, Javed bhai, your question is related to income tax. ITR 1 is used for people having income from salary and income from other sources and one house property. So these are the people who use ITR 1. ITR 3 is basically for people who have income from business and profession. So, but if your second question is if you got 12,000 capital gain, then you'll have to use ITR 2. So आपने 3 रिटर्न का एक साथ जिक्र किया. So here is the answer in brief. If you have only income from salary and other sources, ITR 1. If you got capital gains also, move to ITR 2. If you got income from business profession also, then ITR 3. So check what is your income profile. I have told you about all 3 of them. आइए चलिए भोपाल से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर शंकर जी, स्वागत, सवाल पूछें। सर, कॉलेज जी को नमस्ते, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। What will be the market's reaction on rollback of farm laws, and what should a small investor like me keep in mind? What sector will be affected? और दूसरा सवाल है सर, टर्की में भी काफी ज्यादा इजीली लोन दिए गए थे, इंटरेस्ट रेट बहुत दिए गए थे, तो आर्टिफिशियली या उन्होंने 4 अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर चेंज कर दिए और जबरदस्ती उन्होंने दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत तेज हो गया वहां पे। क्या हमें इसका खतरा है इंडिया में, और क्या इसलिए मेरे को अपने रुपए बचाने के लिए क्या इन्वेस्ट इक्विटी में करना चाहिए या थोड़ा सा गोल्ड में करना चाहिए? हाउ एन स्मॉल इन्वेस्टर लाइक मी कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन केस दिस इन्फ्लेशन devaluation happens of rupee? Okay. Or Shankar, your question has got a very wide connotation. To answer your first part, the rollback of agri laws, I think Prime Minister announced it, recently, and I think it was causing an economic obstruction also, because wherever the farmers' protest was going on, the traffic was disrupted, the commercial good movement was disrupted. So I think that is a positive thing, although the Andolan hasn't been called off as yet.
But I don't think market has got, because market wasn't really concerned about Kisan Andolan or whatever. So stock market, I really don't think would have any major reaction. Minor movements could be there in some agri stocks here and there, but I really don't think there would be any major stock market impact on this decision. Then you were asking about the loan distribution. Yes, inflation in US is a major concern right now, and we are already seeing the impact of that in India. You are seeing massive selling by FIIs over the last several weeks now. I mean, they have turned sellers because their bond yields have gone up. There is a lot of money supply. You rightly said dollars have been printed. In fact, $7 trillion plus money has been injected into the US economy, which has caused huge liquidity, and because of which, you are observing such a huge money supply, and then now because the bond yields are swimming, sucking of the liquidity is concerned, so therefore there is a panic amongst FIIs to pull the money. But inflation is a concern as an investor. जी हाँ, आपको गोल्ड रखना चाहिए 15 से 20%. मैं रिकमेंड करता हूँ अपने जो मेरे से पूछता है कि आप गोल्ड जरूर रखिए, किसी भी फॉर्म में रखिए. ज्वेलरी को मैं बहुत एनकरेज नहीं करता, जब तक शादी वादी हो तो अलग बात है, बट ज्वेलरी के अलावा आप बाकी फॉर्म्स में रख सकते हैं. सबसे बढ़िया तो डीमैट फॉर्म में है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो आप रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंजर्व करके चलिए. मार्केट्स में बहुत ज्यादा फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक्सपोजर मत लीजिए, करेक्शंस आने दीजिए, थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करके चलिए. बहुत लंबा आपका सवाल है, मैं बोलता चला जाऊंगा इस पे, पर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को इंक्लूड करें जो लोग वेट कर रहे होते हैं. जी, Manish from Mumbai, please stay with us as we tell you that the global crude oil prices declined for the fourth consecutive week as surging COVID cases in Europe threatened to slow the economic recovery, while investors also weighed a potential release of crude reserves by major economies to cool prices. So Brent crude oil futures fell $2.35 during the week to settle at $78.89 a barrel. U.S. crude for December fell $2.91 to $76.10. Both benchmark declined for the fourth consecutive week for the first time since March 2020. आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछें. नमस्कार शरद कोहली सर. नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना है कि अभी जो ये ग्रोसरीज में जो ये जोमेटो वाले और स्विगी वाले आ गए हैं और ये लोग जो सर पब्लिक की लूट कर रहे हैं, इसके पर कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है क्या सर? देखिए, ग्रोसरीज का जो ई कॉमर्स पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल होता है, अब मुझे नहीं पता आप लूट किस सेंस में कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से उसको भांप नहीं पाया. पर ये लोग अभी जोमेटो, पहली बात तो ग्रोसरीज में नहीं है, जोमेटो एक फूड डिलीवरी आउटलेट है, पर और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यहाँ नाम नहीं गिनवाते, उनके जो ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं वो आपको एग्रीगेटर आपको वो वहां से दुकान से उठा के आप तक पहुंचा देते हैं. तो उसमें कुछ, बल्कि वहां तो बहुत सारी मुझे तो प्रमोशनल स्कीम्स दिखाई देती हैं जो ये लोग समय समय पर ऑफर करते रहते हैं. तो आप इसको थोड़ा पॉजिटिव नजर रखिए. आपको किसी विशेष प्लेटफॉर्म से आप पीड़ित है या कोई गलत उठा रहा है तो आप हमें बताइएगा किस प्रकार से है, तो हम उस पर विशेष बिंदु डाल के और हम आपके सवाल का और ज्यादा पिन पॉइंटेड जवाब देंगे. क्योंकि बहुत जनरल ऐसे हम सारे ग्रोसरी ई कॉमर्स डिलीवरी एप्स को या जो स्टार्टअप्स हैं हम उनको सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स भी वो लोग ऑफर करते हैं. कई बार आपको सामान सस्ता मिलता है, एक के साथ एक फ्री, इतने % डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट वगैरह वगैरह, आपको ये सब भी देखने को मिलता है. आप बताइएगा, फिर भी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे. जी, हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर अभी भी आना चाह रहे हैं. उनमें मुंबई से हसमुख जी सम्मिलित हैं. हसमुख जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज हम आपको अपने कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सकेंगे, समय का अभाव है. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, Asian Infra Investment Bank hails Prime Minister Narendra Modi's leadership for India's infrastructure push. In the US markets, Nasdaq ends above 16,000 mark for the first time. And global crude oil prices declined for the fourth straight week, a first since March last year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.